हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, जो आप लोगों का 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर होने वाला है उसमें आपका हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है और इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स हैं, हिंदी के आपके सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आएगा हिंदी में। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं आप लोगों को गद्यांश, पद्यांश और आप लोगों का रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय और आपका धातु रूप, शब्द रूप, निबंध, जीवन परिचय, सारे टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस किया है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाई गई है और इसको आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 25,000 लाइक तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखना। जितना टॉपिक मैंने बताया है सारा आप लोग याद करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, अगर आप लोगों को 90% मार्क लाना है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को प्रश्न बताने वाला हूं। और 24 मार्च को जो हिंदी का पेपर है उसमें 100% यही प्रश्न आएगा। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पहला प्रश्न देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लिखा हुआ है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। जो संस्मरण लेखक है तो किसी एक संस्मरण लेखक का आपको नाम बताना है। देखो संस्मरण लेखक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं किसी एक संस्मरण लेखक, जैसे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी जी एक संस्मरण लेखक हैं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं बनारसी दास चतुर्वेदी। ओके, ये कौन है? एक संस्मरण लेखक हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का पहला जो संस्मरण लेखक है वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। एंड और मैं आपको एक और बता देता हूं, ये फर्स्ट है और सेकंड आप लोग संस्मरण लेखक समझ लीजिए। मैं आपको दो संस्मरण लेखक बता देता हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर एक ना याद हो तो दूसरा आप लिख दो। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर भी एक संस्मरण लेखक हैं। कन्हैया लाल, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ओके, कन्हैया लाल मिश्र, यहां आप लोग कॉमा लगाकर प्रभाकर लिख देना। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको तैयार करके ही जाना है। जितना मैं प्रश्न बताने वाला हूं इन सारे को आपको तैयार करके जाना है। ओके, यहां से 100% आपके कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो, यहां क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए या फिर एकांकीकार का नाम लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं जो एकांकीकार है वो आप लोगों को पता होगा वो कौन है एकांकीकार। जैसे आपके जो एकांकी के जनक हैं वही है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, याद रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो आप लोग इसे याद रखना। इनकी एकांकी जो है वो है दीपदान। क्या है इनकी? एक ये प्रसिद्ध एकांकी दीपदान है। ठीक है, तो ये एकांकीकार हैं और ये जो एकांकी है इनका दीपदान है। ठीक है, तो ये याद रखना। याद हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखो। जो उपन्यासकार हैं तो किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखना है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम, तो वो आप लोग याद रखना। उत्तर आप लोग लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपकी जो उपन्यासकार है वो प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र, जो कि आप लोगों का इनका उपन्यास पता होगा। बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं ये उपन्यास। जैसे इनका उपन्यास है, जैसे गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है, ये सारे इन्हीं के उपन्यास हैं। तो ये हमारे हैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध उपन्यासकार या फिर उपन्यास लेखक।
ओके, यहां आप लोगों का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान से समझना। लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखो। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक विधा है वो बताना है, जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, पहला आप लोग समझो, जो है आप लोगों का चंद्रगुप्त। पहला नाटक क्या है? चंद्रगुप्त। देखो मैं आपको दो बता देता हूं, दोनों आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो पहला नाटक इनका याद रखना चंद्रगुप्त, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और दूसरा जो नाटक है वो याद रखना, दूसरा है स्कंदगुप्त। इनके चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, मतलब जयशंकर प्रसाद जी के ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आपको याद रहेगा, याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको विधा बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। लिखा क्या है आप लोग पहले ये समझो कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। आपको विधा बताना है, जैसे आपके कई सारी विधाएं होती हैं, कहानी विधा, उपन्यास विधा, आत्मकथा विधा, ठीक है, ऐसे कई सारी विधाएं होती हैं। तो अब आपको ये बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, एक रचना है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की, अभी मैंने कल ही पढ़ाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना तथा उनके लेखक का नाम। तो ये जो है ना इनके मतलब किस विधा पर है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका आत्मकथा विधा पर है। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा, याद रखना, आत्मकथा विधा पर। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा पर। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है किसी एक यात्राविद लेखक का नाम लिखिए। किसी एक जो यात्रा करते हैं उनके लेखक का नाम लिखना है। तो वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे वो हैं राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक है, तो यहां मैं आपको लिख कर समझा देता हूं। देखो ये सारे क्वेश्चन समझ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको नोट कर लो और आप लोग तैयार कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं आपको बताने वाला हूं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यहां देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है रीति काल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम। देखो रीति काल की विशेषताएं और कवियों दोनों को पूछा जाता है। देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर यहाँ 17, 19, 18 यानी कि 19। जैसे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लो, आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर ये अभी तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो कि हिंदी में ये सारे नंबर फिक्स हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना। तो यहां देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रीति काल के दो प्रमुख कवि, जो रीति काल के कवि हैं तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो रीति काल आपको बताया है मैंने, रीति काल के जो आप लोग हेडिंग जरूर डाल देना ऊपर ब्लैक पेन से कि रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं एवं उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। जैसे मैं आपको एक एक बताता हूं। जैसे पहला आप देखो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं और इनकी जो रचना है शिवा बामनी और शिवराज भूषण, ये इनकी दो रचनाएं हैं। कौन है? शिवा बामनी और शिवराज भूषण, ये किसकी रचना है? भूषण जी की। और सेकंड जो है ना रीति काल के आपके कवि वो है बिहारी, और बिहारी लाल जी की जो रचना है वो क्या है, वो तो आपको पता होगा, वो है बिहारी सतसई, और इसमें 700 दोहे हैं। ये आपके बिहारी लाल जी की आपकी रचनाएं हैं। तो ये रीति काल के कवि तथा उनकी दो दो रचनाएं, समझ में आया? ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन इसमें से 100% फिक्स है कि आएगा 2 मार्क का। ठीक है, तो आई होप कि आप तैयार कर लोगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है भाई, हर साल आता है, तो 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा 24 मार्च हिंदी के पेपर में। ठीक है, लिखा हुआ है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता इस प्रकार है। जैसे आपको बताना रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो रीति काल है, रीति काल की प्रमुख आपको प्रवृत्तियों या फिर आप लोगों को विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, संक्षेप में। तो यहां आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैं आपको 3 विशेषताएं बताऊंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही आएगा, 2 आएगा 2 नंबर का। ठीक है, लेकिन आपको तीनों याद रखना, अगर एक भूल जाओ तो आप दूसरा लिख देना। जैसे पहला आपका विशेषता है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना।
जो रीति या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीति काल की विशेषता या फिर प्रवृत्ति। सेकंड है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस की प्रधानता। ये आपको तैयार ही कर लेना है, ये विशेषता जो मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा, दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन आप विशेषता तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में 2 आएगा तो इन तीनों में से कोई 2 लिख देना। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना वैसे भी तैयार हो गया होगा, श्रृंगार रस की प्रधानता, और तीसरा तैयार करना है दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। ठीक है, तो तैयार कर लेना। या हम देखो अगला क्वेश्चन, ये सारे आपके वायरल क्वेश्चन है जो हिंदी के पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि छायावाद युग की 2 कवियों का नाम तथा उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। जो छायावाद युग है उनकी मतलब 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। देखो आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं, देखो जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी को आप याद रखना, छायावादी युग के लेखक हैं या फिर कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो मतलब रचना है वो है कामायनी और आशु। बहुत सारी रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, ये सारी नहीं की रचना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कामायनी और आशु जरूर याद रखना है। ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला दूसरा है महादेवी वर्मा जी, छायावादी युग के कवि हैं, और इनकी यामा और दीपशिखा, ये दोनों रचनाएं हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो ये 2 मार्क्स आप फिक्स कर लोगे ना, मतलब ऐसा लिख कर आओगे तो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है आपका नंबर, 1 भी मार्क एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि छायावादी युग के आपके 2 कवियों और उनकी 2 रचनाओं का नाम। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख कर आना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग देखो, लिखा हुआ है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों व फिर उनकी एक रचना का नाम लिखो। मतलब जो प्रयोगवादी धारा है, देखो एक है प्रयोगवादी, एक है प्रगतवादी। तो आपको यहाँ प्रयोगवादी धारा के बारे में बताना है, जो प्रयोगवादी है। तो प्रयोगवादी धारा के आपके 2 कवि का नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला आप याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। देखो लिखने में गलती मत करना, क्योंकि ये आप देख लो, ऐसा लिख कर प्रैक्टिस कर लो, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। ठीक है, और इनकी जो आप लोगों की रचना है आंगन के पार द्वार। क्या है? आंगन के पार द्वार, ये इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय जी का। और दूसरा जो है प्रगतवादी धारा के कवि, वो है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती जी की जो रचना है वो है कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया। तो ये याद रखोगे ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सारे आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, ये सारे आपको लिख कर आना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। जो छायावादी युग है उनकी 2 प्रवृत्तियां या फिर प्रवृत्तियों को विशेषताएं भी कहा जाता है। इनके 2 नाम है, प्रवृत्तियां और विशेषताएं। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ हेडिंग डालना है सबसे पहले, छायावाद युग काव्य की प्रमुख जो विशेषता, या फिर हेडिंग में मतलब ब्रैकेट में लिख देना प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। इस प्रकार मतलब मैं आपको 3 बता रहा हूं। पहला, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, जो कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है प्राकृतिक का मानवीयकरण। तीसरा है रहस्यवादी भावना। क्या है? रहस्यवादी भावना। तो अगर ये तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, जैसे छायावाद युग की विशेषता, रीति काल की विशेषता, प्रगतवादी युग की विशेषता, यही 3-4 विशेषता में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं सारा बता दूंगा, जो आपको बता रहे हैं इतना तैयार कर लो बस। ठीक है, ये हमारा प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषता, जो प्रयोगवादी कविता है। अब प्रयोगवादी कविता की मैं आपको 2 विशेषता बता देता हूं। ठीक है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे पहला आप लोग देखो, पहला है कि नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह। नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह एक आसान सा आपको विशेषता लग रहा होगा, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह। और दूसरा है कुंठा एवं निराशा का स्वर। क्या है? कुंठा एवं निराशा का स्वर। यह है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं, जो कि इस प्रकार हैं। मैंने दोनों विशेषता बता दिया, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह एंड कुंठा और निराशा का स्वर। देखो हर एक बुक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। तो और अगर आपको विशेषता याद है तो और लिख देना, अलग भी टाइप का लिख सकते हो, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि प्रगतवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो प्रगतवादी युग है, ठीक है, प्रगतवादी युग के बारे में बताना है। तो यहां आप लोग उत्तर लिखना कि प्रगतवादी युग के काव्य के प्रमुख जो आप लोगों का विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, प्रगतवादी युग अलग है, प्रयोगवादी युग अलग है। ठीक है, दोनों का आपको विशेषता याद रखना है। जैसे
पहला देखो, साम्यवादी विचारधारा, और यहां ब्रैकेट में लिख देना विशेष रूप से कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित, मतलब साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, ठीक है। दूसरा है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो मानवतावादी दृष्टिकोण। तीसरा है छंदों की बंधन की उपेक्षा, छंदों की बंधन की उपेक्षा। तो ये अगर आप 12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके लिए ये जान लो आपका बिल्कुल फिक्स है मार्क, मतलब जो पूछा जाता है हिंदी साहित्य का, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, और आप लोग ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गद्यांश जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गद्यांश तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो 6 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि ये गद्यांश अभी तक मैंने नहीं बताया है आपको, आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये वायरल गद्यांश है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है, तो ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको चुटकियों में बता दूंगा कैसे गद्यांश लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है, आपको संदर्भ चुटकियों में लिखना आ जाएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो गद्यांश हल करने का सही तरीका, देखो यहां आपको सबसे पहले इसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लो, फिर आप देखना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, किसका ज्वर? कुसंग का ज्वर। यह केवल नीति और सद्बुद्धि की ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुरी इवा संगति, संगत मतलब क्या होता है? मित्रता करना, मित्र बनाना, संगति, ठीक है। तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना, ये आपको समझ में आ गया कि संगति आए तो आप समझ लेना मित्रता चैप्टर से लिया गया है, कहीं भी संगत आए, क्योंकि संगत मतलब होता है मित्र। यदि बुरी होगी उसकी संगत, उसकी मित्रता, उसके मित्र यदि बुरे होंगे तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन व दिन मतलब दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएंगी। अवनति मतलब होता है कि मतलब दरिद्रता, उनको उन्नति नहीं होगा और वो पीछे जाएंगे। और यदि अच्छी होगी, और यदि उनकी संगति अच्छी होगी, मित्रता अच्छी होगी, तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब अंडरलाइन जितना है उसके हमें व्याख्या भी करना पड़ता है। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 मार्क का आता है। तो सबसे पहले आप रेखांकित अंश यहां से शुरू है, यहां से और यहां तक है, ठीक है, जाएगी। तो यहां आप लोग देख लो, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, ये आप ध्यान से पढ़ लेना। रेखांकित अंश को और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेखांकित अंश, ठीक है। अब आप क्या करना कि यहां आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन आपको और अच्छे से पता चलेगा। आ नंबर पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों एक ही है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप दूसरे टाइप से। 12 नंबर आपसे पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 मार्क का। रेखांकित अंश आप ध्यान से पढ़ना, उसकी व्याख्या करना। थर्ड आपका 7 नंबर पूछेगा कुसंग का प्रभाव क्या होता है, या कुसंग का क्या प्रभाव होता है। मतलब ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन तीनों का अगर आप सही आंसर दे दोगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। संदर्भ लिखने के लिए मैंने आपको बताया संगति बुरी होगी तो यानी कि मित्रता बुरी होगी, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आपको ये पहले का आंसर मिल गया, ओके। तो बोर्ड एग्जाम में आप सबसे पहले ये क्या करना, यहां आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल देना। क्या? संदर्भ हेडिंग डाल देना अच्छे से, ठीक है। आगे आपका आ वाला क्वेश्चन है तो आ डाल देना, ठीक है, आ, और यहां आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर देना ब्लैक से। अब आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख कर आना, अगर इस चैप्टर से कोई भी आपका गद्यांश आता है, कोई भी गद्यांश आए, देखो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण, जो आपका ये दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यावतरण। प्रस्तुत गद्यावतरण। अब आपको इस चैप्टर के मतलब लेखक का नाम लिखना है, आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मित्रता के मतलब रचयिता। आचार्य, सॉरी यहां आपको आचार्य कर देना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से समझना, सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, पूरा आपका सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। यहां आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, इसके मतलब लेखक द्वारा लिखित, यहां अब आप लोगों को लिखना है द्वारा लिखित, ओके, द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित, एवं हमारी पाठ्य पुस्तक में है, तो एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखोगे? पाठ्य पुस्तक। जैसा बता रहा हूं ना ऐसे बोर्ड एग्जाम में छाप देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा।
पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ देखो ब्लैक ब्लैक पेन का ध्यान रखना, जैसे मैंने लेखक का नाम लिखा है तो ब्लैक से। अब यहाँ हिंदी आपका मतलब हिंदी पूरा इसका भाग है तो आप ब्लैक से लिखना यार, एग्जामिनर आपके मतलब आकर्षित हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, गद्य खंड देखो हिंदी का एक भाग है तो इसे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, गद्य खंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, में संकलित, गद्य खंड में ये है ना, में संकलित। अब आपको चैप्टर का नाम लिखना है। इस चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ट्रिक कैसे जानोगे कौन सा चैप्टर है, तो वो आपका कौन सा चैप्टर है, मित्रता। मित्रता, ठीक है, तो मित्रता आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा इस चैप्टर के हर एक गद्यांश जो आपका गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामक आपका निबंध से अवतरित है। ये किस विधा पर है, निबंध, निबंध है। ठीक है, निबंध से अवतरित है। अवतरित मतलब लिया गया है। अवतरित है। तो ऐसे अगर आप संदर्भ बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे ना, मतलब एक बात याद रखना, जैसे मैंने लेखक का नाम ब्लैक से लिखा है, पाठ का नाम ब्लैक से और हिंदी ब्लैक से, ये तीन चीज ब्लैक से लिख देना बोर्ड एग्जाम में, फुल मार्क मिल जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले इस पर 2 मार्क मिलेगा, एज इस पर। ठीक है, एज जी आपका जो आपका संदर्भ लिखने के लिए आता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, यहाँ से पाठ का नाम आपका ये है मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको दूसरा टाइम मिलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लो। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कोई याद नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम में याद नहीं करता, केवल आपके अंदर डर होता है। तो आपको इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसी चीज को आपको लिख देना है। जैसे यहां लिखा क्या है, ये देखो, किसी युवा पुरुष, सबसे पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना, फिर उसके मतलब व्याख्या आपके मन में आता चला जाएगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अगर कोई युवा पुरुष है अपनी कमाने की उम्र में है और उसकी संगति बुरी है, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, अर्थात वो चक्की की तरह उसके पैरों में बन जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा, वहीं एक जगह पर ठहरा रहेगा और वो दिन ब दिन मतलब उन्नति नहीं कर पाएगा और पीछे जाएगा कि गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इसको पढ़ने के बाद आपको इसका संदर्भ, आपको मतलब संदर्भ बता दिया, व्याख्या आपको आपके मन में आ गया होगा कि इसको अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो व्याख्या आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो, कोई याद नहीं करता इसे। ठीक है, तो चलो हम लोग बताते हैं इसका व्याख्या कैसे लिखें। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना, ब्लैक से अंडरलाइन जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैंने लिखा कैसा, ये ध्यान से समझना। मानव जीवन में जो युवा अवस्था है ना, युवा अवस्था, जिस अवस्था आपकी युवा अवस्था होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह से रोक लेती है। कुसंगत मतलब यदि उसकी संगत बुरी होगी, उसके जो दोस्त होंगे वो बुरे होंगे, तो उनकी जो प्रगति है, उनकी जो उन्नति है, इसी तरह रोक लेती है। जिस प्रकार पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर, जैसे अगर पैर में एक भारी सा पत्थर बांध दिया जाए तो वो जो मनुष्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, जैसे अगर आप कुसंगत यानी कि आपका जो मतलब संगति है वो बुरा है, तो वो पैर में बंधे पत्थर के समान होता है जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। वरन यानी कि वो बाद में गिर जाता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ने के लिए लेकिन गिर जाओगे, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। ठीक है, यहां आप लोगों को दोबारा मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन, ठीक है, पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। मतलब पतन के मार्ग मतलब होता है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मतलब सारी चीजें पतन होने लगता है। ठीक है, पतन के मार्ग पर क्या होता है, दिन ब दिन आपका होता रहता है। ठीक है, इसके विपरीत यदि संगति अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी तो हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाहु अर्थात सहारा होगी या फिर होती है। अगर आपकी संगत अच्छी है, आपके मित्र अच्छे हैं, तो हमें गिरने नहीं देते, मतलब हमें गिरने नहीं देते। ठीक है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है, मतलब उन्नति के पथ पर आपको आगे बढ़ाएंगी, आपकी बुद्धि को वृद्धि करेंगी, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जीवन में शुद्ध और सात्विक तथा उन्नति बनाती हैं। ठीक है, समझ में आया।
तो ये है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। देखो मैंने केवल मित्र के बारे में बताया है बुरा मित्र यानी कि कुसंगित मित्र और अच्छे मित्र के बारे में, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यही इतना लिखना है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगित किसी युवा मनुष्य की शारीरिक प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, वरन प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगित में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत यदि आपकी संगति अच्छी होगी तो हमारे लिए एक सुदृढ़ बाहु अर्थात सहारा होती है, जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा 2 मार्क का, जो कि इस पद्यांश से लिखना होगा कि कुसंग का प्रभाव कैसा होता है। तो कुसंग का प्रभाव मैंने लिखा है, आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यहां आपको शुरुआत में ही लिखा है कि कुसंग का प्रभाव सबसे भयानक होता है गद्यांश में। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्षय कर देता है। अगर इतना लिखोगे तो 2 मार्क आपको मिल जाएगा, मतलब यहां से आपको 6 मार्क गद्यांश में मिल जाएगा, जितना मैंने बताया। अगर इतना करके आओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। ये पूरा आपका है, आपका ऐसे गद्यांश बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसकी व्याख्या उसके बारे में थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, ठीक है, बस आपका व्याख्या हो जाएगा। तो ये आपका है गद्यांश। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है पेपर देने से पहले। ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको संदर्भ इसका लिखना है बोर्ड एग्जाम में, प्रसंग लिखना है, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। काव्य सौंदर्य लिखने का ट्रिक बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पद्यांश का ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लो। लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल को हिलाए। ठीक है, कमहुलाए। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है और इसके जो मतलब कवि कौन है। इतना पता होगा तो आपका संदर्भ में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर मैं आपको प्रसंग बताऊंगा, फिर व्याख्या। तो संदर्भ आपका ये जो है ना, इसके जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं और ये नीति पार्ट से लिया गया है। ठीक है, भक्ति नीति में जो आपका नीति वाला है शीर्षक, उससे उद्गृत है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ब्लू पेन से, इधर आप लोग अंडरलाइन कर लेना संदर्भ के नीचे, और लिखना प्रस्तुत दोहा। ये आपका क्या है, कौन सा छंद है, दोहा है। ठीक है, तो इतना याद रखना, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको याद रखना है। जो प्रस्तुत दोहा है, ये जो दोहा दिया हुआ है कविवर, अब आपको यहां देखो विहारी लिखना है विलेख से, क्योंकि ये इस पाठ के कवि हैं, रचयिता हैं। ठीक है, विहारी, कविवर विहारी, ठीक है, द्वारा रचित। ध्यान से समझना, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, द्वारा रचित। अब आपको इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विहारी सतसई। क्या है, विहारी सतसई। उसको आपको विलेख से लिखना है क्योंकि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विहारी सतसई। ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक, विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब यहां जो हिंदी लिखना ना, वो विलेख से लिखना है, क्योंकि हिंदी आपको विलेख से लिखना है, लेकिन पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, अब हिंदी के ये कौन से खंड में है, काव्य खंड में। तो हिंदी के काव्य खंड। ठीक है, एक होता है गद्य खंड, एक होता है, इसे आप पद्य खंड भी कह सकते हो या फिर काव्य खंड। ठीक है, में संकलित, ध्यान से समझना, ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, में संकलित। अब आपको इस चैप्टर का नाम है नीति। क्या नाम है, नीति। तो आपको ऐसे लिख देना है ब्लैक पेन से, नीति शीर्षक से उद्गृत है, शीर्षक से उद्गृत है। बस ये आपका हो गया आपका पूरा संदर्भ। देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पाठ का नाम, ये जो आपको लिखना है, ये मतलब लेखक जो कवि हैं वो, और जो पाठ का नाम है नीति, और ये जो इनकी मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, इसको विलेख से लिखना है बस। अब आपको यहाँ प्रसंग कैसा लिखना है, जो आप लोगों का प्रसंग है, इसको आपको जैसे आपका इसके बारे में थोड़ा सा छोटे में लिख दो, जैसे जो आपका पद्यांश दिया हुआ है। तो प्रस्तुत दोहा जो है, ये आपका दोहा है। तो प्रस्तुत दोहे में
प्रस्तुत दोहे में जो कवि ने धन जो है ना, धन के बढ़ने के साथ साथ, जैसे तब जब धन बढ़ जाता है तो धन के बढ़ने या फिर बढ़ने पर जो मन पर प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया है। धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है, या फिर पड़ने वाले, ठीक है, पड़ने वाले, फिर आपको प्रभावों या फिर प्रभाव का वर्णन किया है। बस इतना सा आपको लिखना है। ये आपका एक छोटा सा भाग है, प्रभावों का वर्णन किया है। तो ये हमारा हो गया मतलब आपका प्रसंग। ये आपको प्रसंग इतना लिखना है, पूरा प्रसंग है, ये आपका संदर्भ है। अब व्याख्या कैसे लिखना है ये समझो। व्याख्या पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। लिखा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मनि सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सोना फिर घटे वर समूल कुम्हिलाए। ठीक है, अब इसका व्याख्या आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। तो व्याख्या ध्यान से देखो, व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देना। लिखा है, कवि का कथन है, यानी कि कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल पर, ठीक है, मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है, जब धन रूपी, देखो धन की तुलना किससे की गई, जल से, और मन की तुलना कमल से। तो जब मतलब जैसे धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जब तालाब में पानी मतलब बढ़ता जाता है तो कमल भी बढ़ता चला जाता है, मतलब उसका जो डंठल है वो भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से जब धन बढ़ता चला जाता है तो मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं, किंतु धन के यानी कि जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। लेकिन जब तालाब में पानी कम हो जाता है ना, तो वो जो कमल है वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वहीं से नष्ट हो जाता है, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सभी नष्ट हो जाता है। और धन के बढ़ जाने के साथ मतलब धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी, कहने का मतलब है कि धन के अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। परंतु धन के घट जाने के साथ साथ जो धन घट जाता है तो मन की इच्छाएं नहीं घटती। ठीक है, तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख में मारे हुए के समान हो जाता है। बस इतना सा व्याख्या करना है, एक छोटा सा व्याख्या है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य, देखो ये चीज जो है ना, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपका भाषा एक ही है, ब्रज भाषा, और दोहा है, छंद आपका दोहा ही है, और ये जो शैली है मुक्तक ही है, और ये जो आपका पद्यांश है ये आपका शांत है। ठीक है, अलंकार में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे आपको अलंकार पहचानना आना चाहिए। जैसे बढ़त बढ़त घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और संपत्ति सलूल मन सरोज में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है, और गुण जो है आपका प्रसाद गुण एक ही होता है। तो ये हमारा पूरा पद्यांश है, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। आप देख सकते हो काव्य सौंदर्य भी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ऐसे अगर आप पद्यांश लिखोगे तो आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा, एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। तो ऐसे आप लोग पहले क्या करना, पहले संदर्भ लिखना, फिर आपको प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखना, फिर काव्य सौंदर्य भी लिख देना बोर्ड एग्जाम में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिख कर आओगे आपको फुल मार्क मिलेगा, 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है, ऐसे ही पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 हिंदी है उसमें जीवन परिचय कैसे लिखें, मतलब जो जीवन परिचय आता है उसको हम कैसे लिखें ताकि आप लोग फुल मार्क अचीव कर सको। जैसा मैं बताने वाला हूं, अगर ऐसे आप लेखक और कवि दोनों का मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका जो प्रश्नोत्तर नंबर 5 है पेपर में, इसमें सबसे पहले आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग पेपर में देख सकते हो, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 पर 3 नंबर का आता है जो आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, और प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो खा आता है आप लोगों का कवि का जीवन परिचय, ये भी आपका 3 मार्क का आता है। मतलब आप लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो 100% जो आप लोगों का पेपर होने वाला 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों का 24 मार्च को हिंदी का इसी में से आएगा। और जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ऐसा आप लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका ही जीवन परिचय रहेगा जो 100% आपको फुल मार्क जरूर देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपको तैयार कर लेना चाहिए।
तो 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपको तैयार करना है लेखक और कवि दोनों का, ठीक है। देखो आपको सबसे पहला चैप्टर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और दूसरा जो आपका ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का तो 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप लोग जो लेखक का जीवन परिचय है तो 3 मार्क आपको मिलेगा। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, इन दोनों का जीवन परिचय आपको जरूर तैयार कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको जो कवि हैं, कवि में आपको किसका तैयार करना है, सूरदास जी का, ठीक है, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा, ठीक है, इन तीनों का तैयार कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लेखक का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं और कवि का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। पहले आप लोग ये 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इसका नोट कर लो और इसको आप बार बार रिवीजन करो, इन जीवन परिचय को याद करो, क्योंकि यहां से आपके 100% दोनों आपके इसमें से और इसमें से, ठीक है, दोनों में से आएंगे, कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय आएगा। और आप लोगों का जो है 3 मार्क्स यहां से और 3 मार्क्स यहां से, 6 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग अभी से याद करना स्टार्ट कर दो ये 5 जीवन परिचय। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखें। अब यहां आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहां जो आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कार डाल देना है, ठीक है। जैसा आपके यहाँ देखो पेपर में आता है, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या आपका 5 है ना, और 5 का कार डाल देना, जैसा मैंने यहां डाला है। आपको ऐसा अगर लिखोगे एग्जामिनर फुल मार्क देगा। और आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, स्केल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेना। और यहां आप लोग जैसे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस नंबर पे आए वहां आप लोग डाल देना। जैसे मैंने यहां डाला है सेकंड नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी, तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी डाल देना। और यहां आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डालकर ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना। अब आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय लिखना है, पूरा आपको जीवन परिचय अच्छे से लिखना है। फिर लास्ट में आपको रचनाएं लिखना है, तो आप लोगों को फुल मार्क जरूर मिलेगा। तो यहां आप लोग देख सकते हो, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, ठीक है, कहानीकार एवं निबंधकार, ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। जैसा मैंने लिखा है 1889 ईस्वी, तो इसको मैंने ब्लैक से लिखा है, ठीक है। तो 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। प्रसिद्ध जो सुंघनी साहू परिवार था उसमें हुआ था। और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, जो काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, जो काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है घर पर ही हुई। और जयशंकर प्रसाद जी हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, घर पर ही हुई, तथा स्वाध्ययन से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। मतलब स्वयं से अध्ययन करके अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की घर पर ही, जैसे आप लोग वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, जैसे इनके जो माता पिता हैं और बड़े भाई, इनकी मृत्यु हो गई जल्दी ही, ठीक है। तो मतलब इनके बड़े भाई और माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब इन्होंने पूरे जो परिवार है और जो व्यवसाय है उनका, तंबाकू का व्यवसाय था, उनको क्या किया, संभाला ही था। कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मतलब उसके पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से, ठीक है, इनके जो ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब इन सब की मृत्यु के कारण इनके जो ऊपर है विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, पूरा घर बर्बाद हो गया, ठीक है। और फलता वैभव को पालने में, ठीक है, झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। मतलब अब इनके पास कोई भी चारा नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। अब इनका जो परिवार है वो ऋण से दब गया। मतलब परिवार जो है ऋण से की बोझ से दब गया। एंड इन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। मतलब इनको अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। क्रमशः प्रसाद जी का जो है ना शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। मतलब इनके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, क्योंकि भाई बड़े भाई, माता पिता सभी की मृत्यु हो गई, ठीक है, दूसरी पत्नी, भाभी सभी की मृत्यु हो गई। तो इनके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा।
तो चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। मतलब अंततः जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, वो भी क्षय रोग के शिकार हो गए। ठीक है, अब क्षय रोग के शिकार के कारण इनका जो शरीर है वो अत्यंत दुबला पतला हो गया। और फिर क्या हुआ कि 14 नवंबर सन 1937, देखो कहीं कहीं ये 1890 भी लिखा रहता है, ये याद रखना, सन 1890 मैंने देखा है, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 1889 लिखा रहता है, तो ऐसा मत है, कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्यकाश में रिक्तता उत्पन्न करने वाले इन्होंने इन संसार से विदा ले लिया। मतलब केवल 48 ईयर में, यानी कि 48 साल की उम्र में ये संसार से विदा हो गए। तो यहां आपको जो आपका जन्म है और मृत्यु, इसको व्लेक से लिखना है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय का यही लाइन होता है। तो अगर आप ऐसा सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क डाल देना, फिर आपको जिसका जीवन परिचय लिखना है, जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद जी का लिखा है तो आपको जयशंकर प्रसाद जी डालना है। फिर यहां आप लोग देखो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जैसा मैंने जीवन परिचय हेडिंग डाला है। और फिर आप लोग यहां क्या करना, हिंदी साहित्य के जैसा आपको जीवन परिचय जितना आता है ना जयशंकर प्रसाद जी का, उतना अच्छे से लिखना। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि हिंदी में हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप रचनाएं, जो भी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको आती है वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 3 से 4 रचनाएं 5 लिखा है, यहाँ आप लोग सबसे पहले रचनाएं हेडिंग डाल देना और अच्छे से ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना। और यहां लिखना ध्रुव स्वामिनी, जो कि इनकी रचना है। कौन? ध्रुव स्वामिनी। और कामायनी इन्हीं की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी, और आप लोगों को याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जो कि इनकी बहुत अच्छी नाटक है। और झरना, मतलब ये इतना आप रचना याद रखोगे तो 2-3 तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर ही आओगे ना। तो ये है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय। तो ये हमारा जो है ना, ये लेखक का जीवन परिचय है। 5 जो मैं महत्वपूर्ण बताने वाला हूं उसमें ये लेखक का जीवन परिचय है। ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का लेखक। अब कवि जो है, इन दो मतलब 3 कवि का मैंने जीवन परिचय कहा है। तो अब हम महादेवी वर्मा जी का यानी कि कवि का जीवन परिचय देखने वाले हैं। कवि का बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कवि का जीवन परिचय। ये हमारा है कवि का जीवन परिचय। जैसा आपको पता है कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ये है और ख आपका कवि होता है, तो मैंने यहाँ ख डाल दिया है। ठीक है, आप लोग सीरियल से लिखना बोर्ड एग्जाम में, यहाँ ख डाल देना और महादेवी वर्मा लिख देना। फिर आप यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जैसा मैंने जीवन परिचय हेडिंग डाला है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। या फिर आप ऊपर फिर से डाल सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको तब भी फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, अगर आप सीरियल से लिख रहे हो तो आप लोग यहां डाले हो ना प्रश्नोत्तर नंबर आपका 5 का तो यहां आपका 5 का खा मैंने डाल दिया, सीरियल से होगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा। फिर यहां आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जैसा मैंने हेडिंग डाला है। फिर आपको जो भी जीवन परिचय याद है वो लिख देना। जैसे श्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। तो अब आपको इसको याद कर लेना चाहिए, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट कर लो, बार बार रिवीजन करो, याद करते रहो। देखो जो श्री महादेवी वर्मा जी का जन्म है उत्तर प्रदेश, आपको पता है यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जनपद के सन 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का क्या नाम है? गोविंद प्रसाद वर्मा, भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य, और जो माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। मतलब इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? प्रधानाचार्य थे, सभी शिक्षित थे काफी ज्यादा। और इनकी माता जो थी हेमरानी विदुषी थी काफी ज्यादा, और धार्मिक स्वभाव की थी, मतलब काफी अच्छी महिला थी। ठीक है, अपने आचार जो विचार है सारी चीजें अच्छे से रखती थी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक की शिक्षा है वो कहाँ हुआ? इंदौर में। और उच्च की शिक्षा प्रयाग में हुआ, जो उच्च शिक्षा है वो प्रयाग में हुई थी। और संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला पीठ में जो प्राचार्य हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आपको लिखना है इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जो विवाह है वो छोटी उम्र में भी हो गई थी। इनके पति डॉक्टर थे। इनके पति कौन थे? एक डॉक्टर थे। ठीक है, इनके पति का जो नाम था वो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के जो पति थे, जो कि एक डॉक्टर थे, और वैचारिक साम्य ना होने के कारण, जो इनके पति हैं और महादेवी वर्मा जी के बीच वैचारिक यानी कि विचार में समानता नहीं थी। ठीक है, वैचारिक साम्य ना होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी।
ठीक है, कुछ समय जैसे अपनी पति से अलग रहती थी, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। याद रखना, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी किस पत्रिका का संपादन किया, तो चांद पत्रिका का संपादन किया। और इन्हें जीवन भर महात्मा गांधी तथा इनके जीवन में, ठीक है, इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। जो महात्मा गांधी जी हैं और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, जो कि जयशंकर प्रसाद जी को कोई उपाधि नहीं मिली थी, लेकिन महादेवी वर्मा जी को क्या मिला कि इनके साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, काफी बड़ा पुरस्कार होता है, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो काफी ज्यादा इन्हें पुरस्कार भी मिले थे और इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। मतलब इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, भारत भारती एंड आपका शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद, कई सारे पुरस्कार मिले, ठीक है। एंड 11 सितंबर 1987 को ये इस आसार संसार से विदा हो गई। कौन? महादेवी वर्मा जी। अब इतना तो आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसा मैंने बताया ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना यार, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर आप यहाँ रचनाएं हेडिंग डाल देना, रचनाएं जितना भी है देखो आप लोग ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना। रचनाएं में निहार इनकी रचना है, अतिथि के चलचित्र जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। स्मृति की रेखाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है और आपका जो दीप शिखा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। मतलब यहां से मैंने आपको कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, और यहां से आपको जो जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी का आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। इससे पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा दिया है, तो आई होप कि आपको सारे जीवन परिचय याद हो जाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जीवन परिचय है ना। आपका ये संस्कृत का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, 4 मार्क का पूछा जाता है। मैं सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, केवल आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं आप लोगों के साथ पढ़ाने के लिए तैयार हूं। केवल आप लोग कमेंट कर दो छोटा सा कि सर हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो चलो अब हम लोग ये संस्कृत देखते हैं। ये संस्कृत देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। तो ये आपका एक संस्कृत का श्लोक है जो कि बहुत ही अच्छा है, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं इसे पढ़ता भी हूँ कई बार, ठीक है। कई सारे श्लोक मैं पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। तो देखो अब आपको यहाँ संदर्भ लिखना है, आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना पड़ता है। फुल मार्क मिल जाएगा अगर जैसा बताने वाला हूँ वैसा लिखोगे, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना, जैसा मैंने हेडिंग डाला। इसमें कोई मतलब केवल पाठ का नाम लिखना पड़ता है, ना लेखक होते हैं ना कवि होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखना, प्रस्तुत, जो आप लोगों का ये प्रस्तुत श्लोक है, ये आपका क्या है, श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, देखो ये आपका हमारी जो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक है, ध्यान से समझना, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर का लिखना है संस्कृत के, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपका ये कौन सा पाठ्य पुस्तक है, ये तो पता है हिंदी है ना, क्योंकि ये आपका हिंदी के संस्कृत है, तो हिंदी आपको लिखना है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। संस्कृत मत लिखना, हिंदी के। अब आपका हिंदी के गद्य खंड, पद्य खंड या संस्कृत खंड किससे है, संस्कृत खंड, बस यही तो आपको याद रखना है, संस्कृत खंड। कौन सा खंड है, संस्कृत खंड, ठीक है। संस्कृत खंड के अब आपके जो चैप्टर का नाम है वो क्या नाम है, वो आपको ब्लैक से लिखना है, भारतीय संस्कृति। क्या नाम है, भारतीय संस्कृति। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक है। भारतीय संस्कृति पाठ से क्या है, लिया गया है या फिर उद्धृत है, भाई कुछ भी लिख सकते हो, अवतरित है, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सा चीज लिख दिया, बस ये आपका हो गया संदर्भ। भाई ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मैंने संदर्भ बताया है, आपको केवल पाठ का नाम याद होना चाहिए बस। अब आपको प्रसंग क्या लिखना है, इसका मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, भाई चुटकियों में समझ में आ जाएगा व्याख्या पूरा, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ लिखना है, जो आपको प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत, जो आप लोगों का प्रस्तुत श्लोक है, जो आप लोगों का श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक में जो आप लोगों का ये श्लोक दिया गया है, भारतीयों की, जो भारतीय लोग हैं, भारत के लोग हैं,
भारतीयों की मूल भावना, जो मूल भावना है, ठीक है, ध्यान से समझना, मूल भावना, मूल भावना पर प्रकाश, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। क्या किया गया है? प्रकाश, ठीक है, डाला गया है, मतलब उस पर, मतलब उसके बारे में बताया गया है। बस ये आपको लिखना है संदर्भ और प्रसंग के बारे में, मतलब संदर्भ और प्रसंग हो गया। अब व्याख्या समझना। सबसे पहले लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसका मतलब होता है सब सुखी हो, सब क्या हूं? सुखी हूं। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को, मतलब सब कल्याण को देखें, मतलब सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और अर्थात सबका कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, कोई भी दुखी ना हो भाई, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो और सभी लोग अच्छे से रहें, सुखी रहें, यही चीज इसमें बताया गया है। इसमें क्या नहीं समझ में आया? आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत किया गया है, तो यार आप लोग इसको समझना, नोट करना, थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जितना आज आप कठिन परिश्रम करोगे उतना आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा। आप मतलब उस जगह पहुंच जाओगे जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो ये आपका है स्टूडेंट सबसे अच्छा, आपको संस्कृत का बता दिया। अब आप लोगों को और सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, केवल आप लोग लास्ट तक देखना रिक्वेस्ट है, और आप लोग यार लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग सारी चीजें समझो हमारे चैनल से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है महत्वपूर्ण उपसर्ग। पहला हमारा टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण उपसर्ग, जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जितना मैं आपको उपसर्ग बताने वाला हूं बस उतना कंप्लीट कर लो, 100% एक भी नंबर नहीं छूटेगा, सारा आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। पहला आप लोग उपसर्ग देखो, पहला हमारा है अनु। उपसर्ग मतलब आपको आगे जोड़ना है अनु, और कोई आपको शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे आपका अनु है, अनु से आपका क्या बनता है? जैसे आपका है अनुरूप, ठीक है, आगे आपको अनु लगाना है, फिर आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां मैंने बना दिया अनुरूप, तो यह आपका उपसर्ग है, ओके। अब जैसे आपका अनु से और बना सकते हो, जैसे अनुभव, ओके, अनुभव भी आपका सही है। तो आप लोगों को मैं 1 का 3 बता देता हूं ताकि आप लोगों को सारा समझ में आए। और फिर आप लोग अनुसार इसका लिख सकते हो, अनुसार, अनु से, तो ऐसे बहुत सारे हैं। अनुशासन लिख सकते हो, अनुधर्य लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला है जो कि उपसर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर कंप्लीट कर देना। ये हमारा पहला है और मैंने आपको 3 बता दिया। फिर आपको दूसरा तैयार करना है अप का। अप का आप लोग अप लगाना है और आपको लिखना है, ठीक है। अप से जैसे आपका होता है अपवाद, अपवाद, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका अपवाद है एंड अपराध है, ठीक है, अपराध। तो ये बहुत आसान होता है, 3 मार्क्स, अगर आप चाहो तो 2 मिनट में पा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को माइंड लगाना होगा। जैसे अपहरण है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका उपसर्ग नंबर 2, यानी कि अप का। ऐसे अनु का मैंने बता दिया और अप का, दोनों आप लोग नोट कर लेना, ये सारे आपको याद ही कर लेना चाहिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है अधि। अधि का आप लोग क्या लिखोगे? अधि का जैसे आप लोगों का है अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो ऐसे बहुत आसान है, अगर आप लोग ऐसे खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अधि से आप लिख सकते हो अधिकरण, अधिकरण, नाम सुना होंगे ये सारे। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूं, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। अधिनायक, अधिनायक, तो ये सारे आपके हैं उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। ये सारे जो बहुत ज्यादा VIMP हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे हैं। फिर अगला है हमारा सु। सु, ठीक है। अब सु में आप लोग कैसे लिखोगे? ये तो और ज्यादा आसान है। जैसे आप लोग सुंदर लिख सकते हो, ठीक है। यहां मैं आपको बताता हूं, सु से सुंदर, आगे केवल आपको सु जोड़ना है, तो सुंदर आप लिख सकते हो। एंड यहां आप लोग लिख सकते हो जैसे आप लोगों का सुधार, ओके, सुधार भी आपका उपसर्ग है। और अब आप लोग और लिख सकते हो, जैसे आप लोग लिख सकते हो सुलभ, ओके। तो ये आप लोगों का हो गया उपसर्ग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बताऊंगा उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको उपसर्ग बताने वाला हूं। अगला है 5वां नंबर सह। सह का आप लोग क्या लिखोगे? सह का तो और भी ज्यादा आसान है। सह का जैसे आप सहपाठी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एक बताता हूं। सह का आप लिख देना, जैसे आप लोगों का है सहपाठी, सहपाठी, ओके।
दोस्त जैसे होता है सहपाठी। एंड आप लोगों को आगे सह लगाना है तो सह से आप लिख सकते हो सहचर, ठीक है, सहचर। एंड सह से लिख सकते हो सहमति। तो ऐसे आप लोगों को बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सहमति लिख सकते हो, ठीक है, केवल आगे सह लगाना है। अब अगला देखो, जैसे हमारे पास है परि, परि का आप लिख सकते हो परिवार, ठीक है, परिजन लिख सकते हो। ओके, तो परि का आप समझो, परि में आप लिख सकते हो जैसे आप लोगों का परिवार है, ओके, परिवार। एंड आप लोग लिख सकते हो परिभाषा, ठीक है। ये सारा बहुत आसान है, लेकिन ये जो मैं आपको 6 बताया हूं, अगर आप इतना उपसर्ग कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग समझो आपका सारा कंप्लीट है उपसर्ग में। परिक्रमा, तो ये हमारे हो गए उपसर्ग, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग थे। अगर आप इतना उपसर्ग कंप्लीट कर ले तो मैं आपको केवल 6 उपसर्ग यानी कि 6 उपसर्ग बताया हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन पेपर, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर, कई सारे मॉडल पेपर एंड बहुत सारे अपने मतलब हिसाब से बताया है कि यहां से आपको जरूर पूछा जाएगा, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये 6 आप जरूर कंप्लीट कर लेना, जैसे आपका परि है, सह है, अधि है, अप है, अनु है, यही सारे आपके उपसर्ग आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला देखो, अब हमारा आता है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको पीछे जोड़ना है, जैसे आपका आई है तो आई आपको पीछे जोड़ना है। जैसे इसमें आगे जोड़ते थे परि तो आगे परि लगाते थे, लेकिन आपका जो प्रत्यय होता है इसमें पीछे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका आई है तो आई आपको पीछे यानी कि चतुराई, ठीक है, यहाँ सॉरी चतुराई, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, पीछे लगाया। तो यहाँ अब आप लोग देख सकते हो, ये मैंने चतुराई लिखा। अब पीछे बड़ा आ और बड़ी ई यानी कि आई, तो ये आ गया ना आई, तो यही हो गया हमारा चतुराई। और आप लोग लिख सकते हो जैसे लंबाई, लंबाई भी आपका बड़ा आ और बड़ी ई आ जाएगा पीछे। और आप लोग लिख दो जैसे है आप लोगों का जुताई, खेतों की जुताई करते हो। तो ये सारे हमारे हैं प्रत्यय। तो ये हमारा पहला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय है, आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना। मतलब जितना मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम बता रहा हूँ कि आप लोग इतना तैयार कर लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। ओके, फिर आप देखो दूसरा जो हमारा है ता, ता पे आ का मात्रा। अब इससे आप क्या बनाओगे, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। जैसे अब आप लोग इससे क्या लिख सकते हो, ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो जैसे आपका है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, सुंदरता, ठीक है। और आप लोगों का जैसे ता से आता है क्या आता है, जैसे मधुरता, लास्ट में ता आना चाहिए, मधुरता। ओके, ये भी आपका एक प्रत्यय है। और आप लोग लिख सकते हो जैसे महानता इसी में। तो ये सारे देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान है, ये सारे नंबर आप लोग तुरंत पा सकते हो, थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाकर। यहाँ अब आपका या पन, पन में आप क्या लिख सकते हो, पन में आप लोग लिखो जैसे आप लोगों का है बचपन, ठीक है, बचपन। एंड आप लोगों का है बचपन, ये पहला है। एंड आप लोग लिख सकते हो जैसे लड़कपन, ठीक है, लड़कपन। तो ये सारे आपके बहुत ज़्यादा आसान है, लड़कपन एंड पागलपन। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप चुटकियों में कर सकते हो, ये सारे याद कर लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ अब आपका है आवट, आवट में आप लिख सकते हो, देखो आवट या फिर पीछे वट आ जाए या फिर आवट कोई भी आ सकता है, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो आवट आए या फिर वट आए, तो जैसे आप लोग लिख सकते हो सजावट। तो सजावट में देखो जैसे आप लोगों का है सजावट, ठीक है, सजावट में आप देखो लास्ट में बड़ा आ और हुआ औटा आवट भी है और हुआ औटा वट भी है। लिखावट, लिखावट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप अपने माइंड से लिखो तो आपके माइंड में भी बहुत सारे आएंगे। बनावट, थकावट, ठीक है, बनावट। तो ये भी आपका प्रत्यय बहुत आसान है। आई होप कि आपको प्रत्यय भी समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब तो आ गया, तो में आप क्या, बहुत आसान है। तो में आप लिख सकते हो जैसे कवित्व, कवित्व। एंड आप लोग लिख सकते हो महत्व, महत्वपूर्ण हमेशा लिखते हो तो लास्ट में तो है ना। एंड आप लोग और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो जैसे लघुत्व, छोटा, लघुत्व।
तो ये हमारा हो गया प्रत्यय। देखो मैंने आपको जो प्रत्यय बताया बस ये 5 आप कंप्लीट कर लेना, आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इससे बाहर प्रत्यय नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्रत्यय आप आई एंड ता एंड पन एंड आवट या फिर वट या त्वा, तो ये 5 प्रत्यय आप कंप्लीट कर लेना। देखो जो बहुत ज्यादा VIMP है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे आपका समास विग्रह हो, चाहे आपका धातु रूप हो, या फिर आप लोगों का कोई भी चीज हो, ठीक है, शब्द रूप हो। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला समझो हमारा है महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द, जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर लेना, बस आप लोगों का ये 2 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहला आप समझो, जैसे आप लोग इधर तद्भव डालना, हेडिंग इधर तत्सम डालना, ठीक है, ऐसे आप 2 हेडिंग डाल देना। फिर एक एक समझो। पहला जैसे हमारा कुआं है, ठीक है, कुआं सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुआं, कुआं का आपका तत्सम रूप होगा कूप। क्या होगा? कूप, ठीक है, ध्यान से समझना। इसका तद्भव होता है कुआं, लेकिन इसका जो तत्सम होगा वो कूप होगा। ओके, तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम एवं तद्भव शब्द है। दूसरा जैसे आपका दही है, दही, दही का जो तत्सम होगा वो दधी होगा। क्या होगा? दधी। याद रखना ये सारे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझो आपका ये हिंदी व्याकरण में ये सारी चीजें बिल्कुल पक्का है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लगातार पूछा जा रहा है। फिर यहां आपका मौत, मौत का होगा मृत्यु, ठीक है, क्या होगा? मृत्यु। तत्सम रूप आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि तत्सम लिखिए, तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कैसे लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप लोग अगला देखो, जैसे सूरज है, सूरज का जो होगा वो तत्सम रूप होगा सूर्य। क्या होगा? सूर्य। तो आप लोगों को सारा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा और यहाँ आपको तत्सम रूप लिखना होगा, इतना ध्यान रखना। फिर यहां हमारा नींद, नींद का होगा निद्रा, तत्सम रूप। तद्भव है नींद और तत्सम होगा निद्रा। ओके, फिर यहाँ कपूर, कपूर का होगा कर्पूर, ठीक है। देखो ये सारे आपके हो गए तत्सम एवं तद्भव शब्द। अगर इतना आप 6 जितना मैंने आपको बताया 6 VIMP कंप्लीट कर लेते हो, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करो, बार बार रिवीजन करो, याद करो, ताकि आप लोगों का सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप इसको तुरंत चुटकियों में लिख दोगे, ओनली 2 सेकंड में। तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा और वहां आप लोग अच्छे नंबर भी लाओगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, तद्भव एवं तत्सम, याद हो जाएगा ना। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। देखो पर्यायवाची शब्द आप हेडिंग देख लो यहाँ, और 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कई नाम, जैसे एक लोगों का कई नाम होता है, तो उसी प्रकार से ऐसे आपके कई सारे नाम हैं। अब एक एक समझना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैंने सेलेक्ट किया है। जैसे पहला है आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे आसमान, आप लोग खुद कहते हो कि आसमान आज नीला है, आसमान आज, मतलब ऐसे आप बात भी करते होंगे। तो आसमान इसका पर्यायवाची शब्द है। नभ है, गगन है, किसका? आकाश का। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आसमान, नभ, गगन। फिर यहां हमारा दूसरा है कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, ठीक है, पंकज एंड अंबुज, ठीक है। ये होता है किसका? कमल का, कमल का, ठीक है, जलज, पंकज, अंबुज। देखो ध्यान से समझना, एक होता है कमल, कमल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ जलज है तो कमल में क्या होता है, यहाँ आप लोगों का सॉरी आप लोगों का कमल में जलज है और आप लोगों का बादल में जलद हो जाता है, केवल दा लग जाता है बस। और इसमें अंबुज है, इसमें अंबुद हो जाता है, दा, मतलब जहां जा है वहां दा लग जाता है बस। ये आप ट्रिक याद रखना, दोनों का याद रहेगा। तीसरा हमारा जल है, जल का पानी होता है, सलिल होता है, नीर होता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। जल का क्या होता है? पानी, सलिल, नीर। अब बादल में देखो, बादल में आप जलद, देखो कमल में जलज है, जलज, लेकिन बादल में क्या है? जलद है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जैसे यहाँ दा आता है ना, बादल, दा आता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना, इसमें दा आएगा, बादल, ठीक है, तो इसमें जलद हो जाएगा। मेघ, मेघ जब बारिश होता है तो मेघ यानी कि जो मेघ होता है वो बोलते हैं, तो ये मेघ इसका हो जाएगा। और अंबुद, अंबुद हो जाएगा, इसका अंबुज होता है कमल का, और बादल का अंबुद हो जाएगा, ठीक है।
ये आप लोगों को याद रहेगा ना। अगला देखो 5वां नंबर हमारा है पुष्प, यानी कि फूल। फूल का होगा पुष्प। अगर यहाँ आप पुष्प को यहाँ रख दिया जाए तो इस पुष्प का आप फूल को यहाँ रख देना, ठीक है। मतलब पुष्प भी पूछ सकता है तो उसको आप पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल लिख देना। जैसे यहाँ फूल पूछा है तो यहाँ आप पुष्प लिखे हो, कुसुम लिखे हो, सुमन लिखे हो, तो यहाँ इसका जो फूल का पर्यायवाची शब्द होगा वो पुष्प, कुसुम एवं सुमन। ओके, अगला हमारा है सूर्य। लास्ट है ये आपका पर्यायवाची सूर्य। सूर्य में आप लोगों को याद रखना है भानु, भास्कर एंड सूर्य, ठीक है, दिवाकर भी है। तो मतलब ये आप लोग 6 पर्यायवाची शब्द याद रखना जितना मैंने बताया है। अगर आप ये टॉप 6 याद रखते हो तो हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द कंप्लीट समझना। और अगर आप याद कर लेते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आगे चलकर भी काम आएगा। लेकिन ये जो है ना 6 VIMP है जो आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा है पर्यायवाची शब्द जो कि आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ रहा होगा, नोट कर रहे होंगे और आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा समास विग्रह, यानी कि जो महत्वपूर्ण समास है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 मार्क्स आपका बहुत ज़्यादा आसान होता है। केवल बच्चे डरते हैं, स्टूडेंट जो हैं वो डरते हैं, लेकिन है बहुत आसान। देखो आपके जो क्लास 10 में है इसमें केवल 2 समास हैं। कौन कौन सा? एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास, ठीक है। अब इन दोनों का पहचानने का ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे आपका द्विगु समास है, इसमें आपका बहुत आसान होता है। इसमें आपके कोई ना कोई गिनती रहता है। जैसे त्रि, चौ मतलब 4, पंच मतलब 5, सप्त मतलब 7। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास में ये देखो ये हाइफन लगा होता है, और ये बहुत आसान होगा इन सब का समास विग्रह करना। पहले ज्यादा समास होते थे, लेकिन अब आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही समास है। तो यहाँ आप लोग समस्त पद, यानी कि आपको ये दिया रहेगा, ठीक है, इसका आपको समास विग्रह करना है। और आप लोगों को कौन सा समास है ये लिखना है। तो अगर आपको ऐसा दिखे त्रिफला, चौराहा एंड पंचपात्र, सप्त सिंधु, तो आप लोग ये समझना कि हमारा द्विगु समास है। अगर ये बीच में हाइफन आए, ये चिन्ह ये, तो आप लोग समझना कि हमारा द्वंद्व समास है। समास भी लिखना पड़ता है, कौन सा समास है। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, 4 दोनों को बताऊंगा। पहला आप लोग द्विगु समास का समझना। पहला हमारा त्रिफला। त्रिफला का होता है 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह, जैसे 3 फल होते हैं उनका समूह लगा दिया जाए तो वो होता है हमारा त्रिफला। चौराहा। चौराहा में हमारा है 4 राहों का समाहार। 4 राहों मतलब रास्ता, रास्तों का समाहार। 4 रास्ते होते हैं ना चौराहा में, ऐसा इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर, यहाँ चौराहा होता है। तो 4 रास्तों का समाहार या 4 राहों का समाहार, ठीक है। अगला देखो तीसरा है पंचपात्र। पंच मतलब 5, पात्र मतलब पात्र का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, जैसे बर्तन होते हैं। चौथा है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब सिंधुओं का समूह। सप्त 7 सिंधुओं का समूह, ये हमारा है सप्त सिंधु, ठीक है। तो ये आप लोगों को द्विगु समास में आपको ये 4 याद रखना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समास है, जो कि आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना, थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल के, क्योंकि आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ अब आप द्वंद्व समास में देखो। द्वंद्व समास में जैसे पाप एंड हाइफन पुण्य, तो पाप और पुण्य, और बीच में केवल लगा देना है बस और। पाप पुण्य को पाप और पुण्य कर देना है। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल कर देना है। कितना आसान है, ये सारी चीजें तो बच्चे समझ जाएं छोटे छोटे। तो यहाँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा ना, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप याद कर लेते हो तो समझो आपका सारा एडवांस में याद रहेगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। यहाँ आपका जल और थल, तो जल और थल, थल को स्थल भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ हमारा माता पिता, तो माता और पिता। तो ये आप लोगों को समास में आपको ये 2 समास है, आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों का जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे अंक पाओगे। तो ये हमारा है स्टूडेंट महत्वपूर्ण समास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा संधि। संधि मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में संधि आता है 2 मार्क्स का। संधि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही है, वो कौन सा है? यणि संधि।
केवल आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, वो भी कौन सा है, यणि संधि। अब यणि संधि केवल है तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी संधि दिया जाएगा वो समझ लो यणि संधि ही दिया जाएगा, क्योंकि एक ही संधि है। अब आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट संधि है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपका ये दिया रहेगा प्रत्येकम, तो आपको संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है, तो संधि का नाम यणि संधि ही रहेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है प्रतिधन एकम, इसका होगा प्रत्येकम, ठीक है। आपका ये दिया रहेगा प्रत्येकम और इसका संधि विच्छेद करना है प्रतिधन एकम, ठीक है। बस ध्यान से समझना, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको बार बार रिवीजन कर लेना। यहां लिखा हुआ यद्यपि, तो इसका होगा यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ये सारे बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है मध्यवरी, यानी कि मध्य, मधु धन अरि, मधुरी, ठीक है, या फिर मध्यवरी। चौथा हमारा स्वागतम, स्वागतम का होगा सुधन आगतम, क्या होगा, सुधन आगतम, इसका हो गया जाएगा स्वागतम। पांचवा है पितृधन आदेशा, यानी कि पित्रादेशा। तो ये 5 आप लोग जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका संधि विच्छेद है, जो आप लोगों को कंप्लीट ही कर लेना है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। देखो आपका मैंने बता दिया प्रत्येकम का, यद्यपि का, मध्यवरी का एंड स्वागतम का एंड पित्रादेशा। तो ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इसको जरूर तैयार करना। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो समझो आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। तो ये हमारा है संधि विच्छेद। 7वां नंबर टॉपिक आप ध्यान से समझना, ये हमारा है संस्कृत में अनुवाद। अब संस्कृत में अनुवाद जैसे आपका हिंदी में दिया रहेगा और उसको आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। अब जैसे आपका पहला है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, बुक में दिया रहता है या फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया गया है। जैसे पहला है वृक्ष से पत्ते, यानी कि वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है टेंस, वैसे इसमें होता है, थोड़ा थोड़ा रूल होता है इसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो वृक्ष से फल गिरते हैं, तो यहां अब आप लोग इसका ध्यान से समझना, इसका हो जाएगा वृक्षात, ठीक है, वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात फलानी, फलानी एंड पतंती। तो ये हो गया हमारा वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानी पतंती, ठीक है। ये हमारा पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है दान से कीर्ति बढ़ती है, दान से क्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, ठीक है। तो अब आप इससे कैसे करोगे आपका संस्कृत में अनुवाद, तो अब आप इसको कैसे करोगे ध्यान से समझना। इसका दान का आपको लिखना है दनेन, जो मैं बता रहा हूं उतना याद कर लेना, मतलब ध्यान से, ठीक है। दनेन कीर्ति, यहां आप लोग 2 मतलब बिंदी रख देना। वर्धते है, वर्धते मतलब होता है बढ़ती है, वर्धते, ठीक है, बस हो गया। तो बहुत आसान है ना, आई होप कि आपको याद रहेगा। तीसरा समझो, तीसरा जो आपसे पूछ रहा है, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, कौन किया, शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। अब शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, अब इसका आप लोग क्या बनाओगे, तो इसका आप लोग बनाना है शिष्य, शिष्य क्या लिखोगे, शिष्य, शिष्य के बाद जैसे गुरु का कर दो आप गुरु, ठीक है। जैसे आपका लिख सकते हो, यहां बिंदी रख देना, यहां गुरु, ठीक है। अब आप लोगों को प्रश्न का प्रश्नम, भाई संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तो पंडित बनना पड़ेगा, संस्कृत आक्रोत, आक्रोत, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर समझो जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें विद्यालय जाना चाहिए। अब हमें विद्यालय जाना चाहिए तो अब आप लोग इसको कैसे बनाओगे, हमें का लिख देना, जैसे वयम, यहां समझो हमें विद्यालय जाना चाहिए, तो यहां आप लिख दो हमें का वयम, वयम, और विद्यालय, विद्यालय क्या लिखोगे, विद्यालयम, विद्यालयम, यहां बिंदी रख देना, बस विद्यालयम हो गया, ठीक है। वयम विद्यालयम गच्छति, बस हो गया। तो ये आप लोगों का है, मैंने जो 4 वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत में अनुवाद है बता दिया। वैसे आप प्रैक्टिस करना, घर पर बैठकर क्या करोगे, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है। आप रात में 1 घंटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पढ़ लोगे ना तो ये आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगा,
ठीक है, तो ये आप लोगों का है संस्कृत में अनुवाद, जो कि आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है जितना मैंने बताया है। तो स्टूडेंट, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रस छंद अलंकार, जो हमारा का है यानी कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ये आप लोग याद कर सकते हो, बहुत आसान है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। ठीक है, और आपका ये बिल्कुल फिक्स है कि करुण रस अथवा हास्य रस यानी कि दोनों में से कोई एक लिखना है। ये बिल्कुल फिक्स आपका 2 नंबर यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अगर आप करुण रस का लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, अगर आप हास्य रस का लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी गाइड में इसे देखकर तैयार कर सकते हो। अगला है खा कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण आपको बताइए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है कि आप लोग अगर उपमा अथवा रूपक अलंकार को तैयार कर लेते हो तो यहां से आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रस में तैयार कर लेना कोई एक, चाहे आप करुण रस तैयार कर लो चाहे आप हास्य रस तैयार कर लो, दोनों में से किसी एक को तैयार कर लेना। और अलंकार में आपको दोनों तैयार करना है। और आप लोग यहां जो आपका गा है यानी कि आप लोगों का छंद है, छंद में आप लोग सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो आप लोग किसी एक को तैयार कर लेना, चाहे आप सोरठा तैयार कर लेना चाहे आप रोला तैयार कर लेना, आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग अपना 10 मिनट में 2 नंबर फिक्स कर सकते हो इसको याद करके। तो ये आप लोग अपना 6 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लो रस छंद अलंकार का। ठीक है, तो ये हमारा रस छंद अलंकार, इसको आप लोग याद जरूर कर लेना। अगला टॉपिक है हमारा शब्द रूप। देखो, एक होता है धातु रूप, एक है शब्द रूप। मैं दोनों पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग शब्द रूप देखेंगे। शब्द रूप में जो मैंने आप लोगों को फल का ऑलरेडी बता दिया है, फल का शब्द रूप। देखो, फल का मैंने 7 बता दिया, जो आपका प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये सारे मैंने बता दिया है फल का। किसका? फल का। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो मैंने बना दिया है, देख लेना। अब हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे जिसका नाम है मधु। मधु का हम लोग शब्द रूप देखने वाले हैं, जो उकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है मधु। ठीक है, मधु। तो सबसे पहले आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछता है मधु का चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन लिखो, तो ये आप लोगों का जैसे चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, तो ये आप लोगों का ध्यान से समझ, ये आप लोगों का एक वचन है। देखो, आप लोग ध्यान से समझना, ये आपका द्विवचन है। क्या है? द्विवचन है। ठीक है, और ये आपका बहुवचन है। तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने 3 कॉलम भी बनाया है, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये कॉलम तो मैंने बना ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर से आपसे पूछे चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन लिखो तो भाई क्या दिक्कत है? मधुव्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछे जैसे आप लोगों का मधु का तृतीय विभक्ति का द्विवचन लिखो तो आप लिख सकते हो ना मधुव्याम। भाई इतना तो आसान है ना, आपको कोई दिक्कत है? अब मैं आपको समझाता हूं कैसे याद करना है, कोई ट्रिक है वो भी बता दूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। देखो, सबसे पहले आप लिखना प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये आप लाइन से लिख लेना, मतलब याद करना है। अब देखो, यहां कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहां आपका तीनों एक जैसे हैं, यहां ये तीनों एक जैसे हैं, मधुव्याम, मधुव्याम, मधुव्याम। तो मतलब ये तीनों आपको याद रखना है कि एक जैसे होते हैं। और ये आपके जो प्रथमा होता है और द्वितीय, ये एक जैसे होते हैं। जैसे प्रथमा में है मधु एक वचन, मधुनी द्विवचन एंड मधुनी बहुवचन, मतलब ये आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति में भी यही है, मतलब द्वितीय में भी यही है कि मधु, मधुनी एंड मधुनी, मतलब एक जैसा है, दोनों एक जैसे हैं। तो भाई अगर एक याद करोगे तो दोनों याद हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाना। मतलब अगर आप प्रथमा याद करोगे तो वही चीज द्वितीय में भी है, मतलब प्रथमा और द्वितीय एक जैसा है। समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया। अब तृतीय में देखो, तृतीय में आपका है मधुना, मधुव्याम, मधुवीहि, मधुवीहि। फिर चतुर्थ में देखो मधुने, अब ये एक जैसा है, तीनों एक जैसे हैं, मधुव्याम एंड मधुव्या। फिर यहां आप देखो पंचमी में मधुना, मधुना, फिर मधुव्याम, फिर मधुव्या, ये दोनों एक जैसे हैं। मतलब भाई थोड़ा याद रखना, ये दोनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं बस। अब षष्ठी में है मधुना, मधुनो एंड मधुनाम। क्या है? मधुना, मधुनो, मधुनाम। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका सप्तमी। सप्तमी में है मधुनी एंड मधुनो एंड मधुसु। क्या है? मधुसु। ध्यान से समझना भाई, याद करना पड़ेगा, कोशिश करोगे तभी याद होगा। मतलब ऐसा है नहीं कि कोई दवा है कि आप लोग पिला दो पूरा याद हो जाएगा, नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो आप समय ये ना देखो कि हमें कब पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ संबोधन में हे मधु या फिर मधु, मतलब आप हे मधु भी लिख सकते हो या हे मधु, मतलब ऑप्शन है कॉमा लगा हुआ है, हे मधुनी, हे मधुनी।
मतलब ये चीज है। देखो ये जो है ना ए प्रथमा से लिया गया है, हे केवल आगे लगा दिया, हे मधु, यहाँ आप हे मधु लिख सकते हो, मधुनी है तो हे मधुनी एंड हे मधुनी, बस इतना कर सकते हो। बस ये आपका हो गया बच्चा पार्टी मधु का। अब आपसे रिक्वेस्ट है अगर फल का नहीं याद है तो याद कर लो, अगर नहीं देखा है तो मैंने पढ़ा दिया है फल का आप लोगों का शब्द रूप। मतलब हिंदी में कुछ अब दिक्कत नहीं है, शब्द रूप भी समझ में आ गया, फल और मधु दोनों याद कर लेते हो यार, गारंटी है नहीं छूटेगा, सारा आपके यहीं से आते हैं। मतलब फल और मधु यही दोनों VIMP हैं, तो मैंने आपको मधु का बता दिया, फल का ऑलरेडी बताया हुआ था, तो मतलब सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे धातु रूप। धातु रूप जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क अभी तुरंत फिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, याद करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं धातु रूप। देखो आपका जो धातु रूप होता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित धातु रूपों में से किसी एक धातु का धातु यानी कि धातु आपको लिखना है, कौन सा है, लकार कौन सा है, और यहां आप लोगों को पुरुष लिखना है तथा वचन लिखना है। लाइकेज आपका ये आ गया, तो आप लोग क्या लिखोगे, लकार आपका कौन सा है, लट लकार, यानी कि आपका पहले लकार बताना है तो लट लकार, ठीक है। फिर आपको पुरुष बताना है, तो ये आप लोगों का कौन सा पुरुष है, देखो ये आप लोगों का मध्यम पुरुष है। अब आपको बताना है तथा वचन आपका द्विवचन है, तो ऐसे बताना पड़ता, मतलब हार्ड है भाई, ठीक है। तो आपके लकार है 5 और आपको मैं पठ का धातु रूप बता रहा हूं, पा उठा पठ, ठीक है। पठ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा लट लकार यानी कि वर्तमान काल का, तो यहां पुरुष डाल देना। पुरुष आपका कौन सा है, पुरुष जैसे आपका प्रथम है, मध्यम है, उत्तम है, और यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आप लोग प्रथमा में एक वचन है पठती और द्विवचन है पठता एंड पठंती, मतलब पठती पठता पठंती। मध्यम में है पठसी पठता पठत एंड उत्तम में है पठामी पठावा पठामा। अब आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है, दे दिया गया पठावा, तो इसका आप लोग लकार कौन सा है, लट लकार है, और आप लोगों से पूछा गया कि कौन सा मतलब आपका पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। एंड अगर आपसे पूछा गया कौन सा वचन है, तो द्वितीय वचन है, द्विवचन है। क्या दिक्कत है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है हो तो भाई बता दूं। अगला है लिट लकार, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लिट लकार मतलब भविष्य काल में आप लोग देखो, पहले प्रथमा, मध्यम, उत्तम। प्रथमा में आपका है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, आपका मध्यम में है पठिष्यतः एंड पठिष्यति। फिर उत्तम में है पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये आपका है लिट लकार यानी कि भविष्य काल, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, मतलब पूरा याद करना पड़ेगा, 5 लकार होते हैं, 5। प्रथमा, द्वितीय मतलब प्रथम मतलब हो गया, एंड आप लोगों का मध्यम और उत्तम, यानी कि आपका हो गया आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः एंड आपठतम, आपठत, आपठत यानी कि आपठम हो गया, आपठाओ हो गया, आपठाम हो गया। मतलब तीनों आपको याद कर लेना है, पहले आप जैसा लिखा है वैसे लिख लो और याद करना पड़ेगा। तो यह आप लोगों का हो गया लंग लकार। अब आपके 2 लकार और हैं, उससे मैं आपको बता देता हूं। अब आपका है लोट लकार में आपका आज्ञा या अर्थ होता है, मतलब सारे के अलग अलग, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल एंड अब आपका आज्ञा अर्थ में। जैसे अब आप लोग यहां देखो, प्रथम, मध्यम, उत्तम तीनों हैं। अब प्रथम में आपका क्या है, मतलब ये तो मतलब पुरुष है, ठीक है। ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो एक वचन में मैंने लिखा नहीं है, अब भाई पहले मैंने यहाँ डाल दिया कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ऐसे आपको समझना है। एक वचन में है पठतु, पठताम आपका द्विवचन है एंड पठंतु बहुवचन। फिर मध्यम में है पठ का पठ ही होगा, और फिर पठतम एंड आप लोगों का पठत। फिर आपका एक वचन में है पठानी, पठाओ आपका द्विवचन है, और बहुवचन पठाम, ठीक है, समझ में आया। अब आपका लास्ट है विदलिंग लकार, ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसका होता है अर्थ चाहिए या फिर अर्थ में। यहाँ आप लोगों का प्रथम है, मध्यम है, उत्तम है। तो यहाँ आपका एक वचन में है पठेत, द्विवचन में है पठेताम, द्विवचन में है आप लोगों का जो आप लोगों का बहुवचन है पठेऊ, ठीक है। एंड फिर आपका मध्यम में एक वचन है पठे, और द्विवचन है आप लोगों का पठेतेम एंड पठेत, ये आपका बहुवचन है। फिर उत्तम में है पठेयम, पठेव एंड पठेम, मतलब ये आपका हो गया भाई 5 लकार। बस अगर आप पठ का याद कर लेते हो भाई 100% पक्का कि ये आएगा।
ठीक है। 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और आखिर हम बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क दे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि निबंध कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट निबंध नहीं लिख पाते, आज मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क पाओ। आपको अगर ऐसा निबंध लिखोगे जैसा मैं बताने वाला हूं तो आपको फुल मार्क मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। एंड 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, क्लास 10 हिंदी के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, अगर ये 5 निबंध तैयार कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर आपका एक भी निबंध नहीं आएगा। ठीक है, ये 2022 बोर्ड एग्जाम में जो आपका 24 मार्च को पेपर है उसमें ये आएगा, 100% मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आप सबसे अच्छा आपका निबंध रहेगा, अगर जैसा मैं बताने वाला हूं वैसा आप लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका निबंध रहेगा, एग्जामिनर देखेगा और आपको मैं बता दूं 100% फुल मार्क देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो, ये 5 निबंध जो आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं पहला निबंध बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार कर लेना है। जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार कर लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार ही कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा। ठीक है, और आपको फिर दूसरा जो निबंध तैयार करना है, कोरोना वायरस पर निबंध। अभी मैंने कल ही पढ़ाया है कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है, आज ही पढ़ाया, तो आप लोग इसको जरूर देखना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो जरूर देखना। ठीक है, आप लोग कोरोना वायरस पर निबंध को भी जरूर तैयार कर लेना। ये 5 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोग जो आपका 6 मार्क है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको तीसरा निबंध तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि। जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर आपको निबंध तैयार करना है, जो कि हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। इन सारे को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। चौथा आपको तैयार करना है, भ्रष्टाचार एक समस्या। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि भ्रष्टाचार एक समस्या, ये भी निबंध आपको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, ये सारे निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, हर साल पूछा जाता है। फिर आपको लास्ट नंबर निबंध तैयार करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये आपको 5 जो है ना सबसे वीआईएमपी निबंध है। ये आपका मैंने देखा है कई सारे जो आपका गाइड है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका मॉडल पेपर, वहीं से मैंने लिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसमें से आपको 2-3 निबंध जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और एक केवल लिखना पड़ता है। तो आप लोग इतना निबंध तैयार कर लेना ताकि आप लोगों से कोई भी निबंध बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप कम ही समय में लिख दो। ठीक है, तो ये आपको 5 निबंध तैयार कर लेना है, लिख कर तैयार करो। इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करो घर पर, क्योंकि ये आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, और अब आपको मैं एक बात बता दूं, जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा निबंध लिख देते, नहीं, आपको जितना शब्दों में कहा गया है उतने ही शब्दों में निबंध को लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखने से आपको मार्क नहीं मिलेगा। आपको जितना शब्दों में कहा गया उतने में आप अच्छा सा लिख दो, मतलब उसके बारे में अच्छे से लिख दो। कुछ आप उसमें मुहावरे और कुछ अच्छी जो उनके मतलब अच्छे जो निबंध है उसको लिख डालो। मतलब आपको अच्छे से लिखना है, उसके पूरे बारे में लिखना है, डिटेल में लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना होगा, रूपरेखा, प्रस्तावना, सारी चीजों को लिखोगे एक अच्छे से, तब एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, एक भी मार्क आपका नहीं काटेगा। ठीक है, तो जितने आपके शब्दों में कहे उतने ही शब्दों में आपको निबंध को लिखना है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आखिर हम निबंध कैसे लिखें ताकि हमें फुल मार्क मिले, एक भी मार्क ना कटे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, जैसा मैंने दिया है, लिखा है। जैसे आपको एक तरफ स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है, जैसा मैंने अंडरलाइन किया है। फिर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका हो, जैसे क्लास 10 में 11 नंबर पे ये पूछा जाता है तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको 11 डाल देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 डाल देना। और अब आप लोगों को जो निबंध लिखना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर बता रहे हैं, तो आप लोग यहाँ हेडिंग डाल देना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान।
और यहाँ आप लोग अंडरलाइन जरूर करना, जैसा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ 11 के नीचे तक आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। जब आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। और इसको आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना है, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ अब आप लोगों को रूपरेखा डालना है। ये गलतियां करते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग रूपरेखा जरूर डालो। बहुत सारे स्टूडेंट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को रूपरेखा डालना है। और जितने आप यहाँ जैसे हेडिंग्स डिस्कस करने वाले हैं उसको लिख देना। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर आपका समस्या का समाधान यानी कि प्रदूषण की समस्या का समाधान, फिर हम लोग उपसंहार को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना बोर्ड एग्जाम में प्रस्तावना, और इसको आप लोग ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो अब आप लोग प्रस्तावना में जितना जानते हो उसको लिख डालो, ठीक है। तो आप लोग देखो, जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आजकल जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, ठीक है। क्या है? पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, जो आपका पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, आदि सब कुछ दूषित हो चुका है। देखो, जब ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सारी चीजें दूषित हो जाती हैं। देखो, बहुत अच्छे से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं होगा। देखो, आपको बीच में काटपीट नहीं करना है। जैसे मैंने सुंदर सुंदर लिखा है, हैंडराइटिंग अच्छे से लिखना, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। और आप लोग बीच में काटपीट मत करना, वरना एग्जामिनर आपका नंबर कट कर देगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी काटपीट मत करना, धीरे धीरे अच्छे से लिखना। आपके पास टाइम बहुत रहता है, अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग प्रस्तावना हेडिंग डाल के इतने अच्छे से लिख देना। अगर आपके प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध आए बोर्ड एग्जाम में तो जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही लिख देना, आपको फुल मार्क मिलेगा। फिर आप लोग लिखना प्रदूषण का अर्थ, जो प्रदूषण है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहां हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ, और अंडरलाइन ब्लैक कलर से। अब आप लोगों को लिखना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के जो आपका संतुलन, ठीक है, संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आपका जो प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले जैसे 2 आदमी प्रदूषण कर रहे थे तो जनसंख्या वृद्धि हुई, 10 लोग हो गए तो वो भी पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। ये गंदा वातावरण जो जीवधारी हैं उनके लिए भी हानिकारक है, और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति के प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। जैसे जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा वो आपका प्रदूषण भी बढ़ता चला जाएगा। इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है, आगे चलकर मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है अगर ऐसा ही प्रदूषण बढ़ता रहा, ठीक है। यहां अब आप लोग हेडिंग डालना प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। यहां आप लोग लिखो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाई जाती हैं। कौन कौन से रूप हैं, चलो हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालना, जैसे का नंबर हेडिंग डालना, का लिख देना, वायु प्रदूषण अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, इधर पेज में भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, अच्छे से लिखना, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, और ऑक्सीजन गैस हमें वायु से प्राप्त होती है। जैसे जो ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है वो वायु से ही प्राप्त होती है। आजकल प्रदूषण के कारण जो वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, में ऑक्सीजन का जो संतुलन है, ठीक है, संतुलन बिगड़ रहा है। बिगड़ना का मतलब काफी ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। जो वायु है वो भी अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। तो आपका वायु भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। वायु में भी जल प्रदूषण, अब आप लोग देखो ये सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। जल को ही, जो आपका जल को ही जीवन कहा जाता है, जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। जो जल है, वाटर है, ये भी दूषित हो रहा है, और उससे भयानक बीमारियां होती हैं। जैसे अगर जल दूषित होगा तो सभी जीवधारी, सभी प्राणी, सभी लोग उसको पीते हैं, तो उससे क्या होगा, भयानक बीमारी होगा, ठीक है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको रोका जाए, प्रदूषण को रोका जाए। ये बहुत अच्छा निबंध है, ऐसा ही लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में, बहुत मेहनत करके बता रहा हूं। ध्वनि प्रदूषण, आप लोग ध्वनि प्रदूषण देखो, ध्वनि प्रदूषण को भी आज एक नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण भी आज एक नई समस्या है, ध्वनि भी एक प्रदूषण है, ठीक है। मोटर,
कार, ठीक है, ट्रैक्टर, जेट, विमान, जो आपका कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब इन सारे से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यहाँ आप लोग रासायनिक प्रदूषण, यहाँ आप लोग देखो ये सारे आपके घातक मैंने इसके प्रकार बताए हैं। अब रासायनिक प्रदूषण को ध्यान से देखना, रासायनिक प्रदूषण को तो कारखानों से बहते हुए जो आपके अवशिष्ट द्रव्य, जो अवशिष्ट द्रव्य के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयां, जो दवाइयों और उनके रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे भी स्वास्थ्य जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ जो है पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाती हैं। ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक प्रदूषण है, ये पानी के साथ मिलकर हमें काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव होता है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। तो ये आपका हो गया सारे जो आपके प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा आगे का है इसी में। अब आप लोगों को जो इसकी समस्या का समाधान है, इसको कैसे समाधान किया जाए, इसको कैसे सही किया जाए। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, अगर वातावरण है उसको प्रदूषण से बचाना है तो प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षारोपण करो, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ठीक है, ये जो है ना वृक्ष, वो वातावरण को प्रदूषित होने से रोकता है। और दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए या लगाई जानी चाहिए। जो वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा कटाव हो रहा है उस पर भी रोक लगानी चाहिए ताकि वृक्ष को काटने से रोका जाए। ठीक है, और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने भी विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को पैदा कर दी है। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या और जो इतने बड़े बड़े कारखाने, इतने बड़े बड़े मशीन बनने, इनसे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो ये भी एक प्रदूषण को समस्या को पैदा कर रही है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उनको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। अगर इन सारे प्रदूषण को खत्म करोगे तभी प्रदूषण खत्म होगा। तो ये सारे आपके हैं प्रदूषण का समाधान, यानी कि समस्या का समाधान। अगर इसको खत्म करना है तो ये सारे उपाय करना होगा। अब आपको उपसंहार लास्ट में जरूर लिखना है। ठीक है, उपसंहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपसंहार में आप लोग लिख दो, जैसे प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। मतलब जो भारत की सरकार है वो प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सन 1974 ईस्वी में जल का जो आपका निवारण अधिनियम लागू किया था। मतलब जो जल है, जल का निवारण अधिनियम लागू किया था और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए। मतलब वृक्ष को ना काटा जाए, वृक्ष को बचाया जाए और वृक्ष को लगाया जाए। तो मतलब वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाया गया कि उसको ना काटा जाए। ठीक है, और सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब जो सभी लोग हैं उनको वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको वृक्ष लगाने के लिए कहा जाए ताकि वो भी वृक्ष लगाएं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए गए। मतलब जो ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं जो उद्योग, उनको महानगरों से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए गए। और यह संकल्प किया गया, यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। मतलब ये सोचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी खुशी आए तो आप लोगों को अपने उस खुशी को व्यक्त करने के लिए एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये आपका है पूरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। अगर इतना लिखोगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। ये सबसे आसान तरीका है और अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप लोगों को फुल मार्क मिलेगा। और ये 5 निबंध आप लोग जल्दी से तैयार कर लेना। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, कोरोना वायरस, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार एक समस्या और विज्ञान वरदान है। या साहब अगर इस 5 को तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि फुल मार्क आपको जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की वीडियो के साथ। तो आप लोग इन सारे को नोट भी कर लेना, जितना मैंने बताया है मेहनत करके इन सारे को नोट भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आई होप कि आपको ये हिंदी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों का 70 नंबर में से 65 नंबर या फिर 60 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छे से बनाई गई है और सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, 25,000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना या शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अभी मैं बहुत सारे तैयारी कराने वाला हूं आपके क्लास 10 का। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।